हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज का टॉपिक स्टूडेंट सेक्शन ए का है मानव भूगोल के सिद्धांत। और मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत हम 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिविकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जैसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। सेकंड पार्थिविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसे अपन कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। ये 3 सिद्धांत हैं सेक्शन ए के अंतर्गत। इन तीनों टॉपिकों की अपनी अहम भूमिका है और एग्जाम में किन्हीं 2 सिद्धांतों के बारे में पूछता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का होता है और इन तीनों में से किसी भी 2 के बारे में पूछ लेता है, चाहे पहला या दूसरा हो, दूसरा या तीसरा हो, या पहला और तीसरा हो। यानी 7.5 अंकों का ये एग्जाम में पूछा, यानी टोटल 15 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। इस प्रकार जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 75 अंकों का है, सेकंड पेपर भी 75 अंकों का है। इस प्रकार टोटल मिला के, और 50 का प्रायोगिक कार्य जो प्रैक्टिकल का कार्य, उनको मिलाकर 200 नंबर का ये ज्योग्राफी का एग्जाम होता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, वो है पहला पार्ट क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि किसके अंतर्गत है? मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत। आइए देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। यदि स्टूडेंट हम पहले सिद्धांत जिसका नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो भूगोलवेता हैं वो हैं फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रुन्स। फ्रांसीसी भूगोलवेता कौन? जीन ब्रुन्स। भूगोलवेताओं के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में सिद्धांत से संबंधित एबा सादा वाले पार्ट पूछता है कि निम्न में से सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आपको ध्यान रखना है क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने वाले भूगोलवेता हैं जीन ब्रुन्स, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के। जीन ब्रुन्स महोदय ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस धरातल पर कोई भी वस्तु हो, चाहे वो भौतिक प्रकृति की वस्तु हो या सांस्कृतिक प्रकृति की वस्तु हो, उन दोनों वस्तुओं में परिवर्तन होना आवश्यक है। आगे चलकर इन्होंने कहा है कि इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनमें परिवर्तन होना आवश्यक है। और कहा भी गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक किसी भी वस्तु में, चाहे वो भौतिक प्रकृति की हो, सांस्कृतिक प्रकृति की हो, जब तक परिवर्तनशील नहीं होगी तब तक उनका अस्तित्व सामने निकलकर नहीं आएगा। यानी अपने अस्तित्व में आने के लिए वस्तु को परिवर्तन होना अति आवश्यक है। जैसे अपन बात करें, एक मनुष्य की बात करें, मनुष्य अपने अस्तित्व में आने के लिए क्या करता है? पहले उसकी अवस्था आती है शैशवावस्था, जिसे कहते हैं अपन बाल्यावस्था। इसके बाद वह धीरे धीरे किस में प्रवेश करता है? युवा में। युवा के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। देखिए परिवर्तन किस प्रकार आता है। पहले वो बालक था, बालक से युवा हुआ, युवा से प्रौढ़ हुआ और प्रौढ़ से वृद्ध की ओर, यानी परिवर्तन होता गया कि नहीं होता गया। इसी प्रकार
ये तो बात थी मानव से संबंध। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति का एक पार्ट लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं बात पर्वतों की। आपने बीए फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इसी के साथ साथ एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और इसी के साथ साथ एक और था पर्वत निर्माण सिद्धांत। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था डेविस बैंक का अपरदन चक्र, जिसमें क्या होता है, युवा अवस्था में वह कोई भी पार्ट हो, चाहे वो पर्वत का पार्ट हुआ चाहे वो पठार का, युवा अवस्था में वो बढ़ने का प्रयास करती है। जैसे पर्वत है, युवा अवस्था में अपने उत्थान की ओर यानी आगे बढ़ने की ओर कार्य करेगी। तो युवा अवस्था में बढ़ेगा, जैसे अपन कहते हैं युवा अवस्था होती है बढ़ते उच्चावच का काल। अब एक सीमा होती है जब वो बढ़ जाती है, एक सीमा ऐसी आती है जब उसका बढ़ना हो जाता है बंद, यानी कि वह अवस्था आ गई प्रौढ़ा, जिसमें जितना युवा अवस्था में जितना बढ़ना था, जितना कार्य करना था, मतलब कहने का मतलब एक ताकत जो थी, एक स्ट्रेंथ जो थी, वो युवा अवस्था में ही होती है। प्रौढ़ अवस्था में आके वह शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वह पूर्ण रूप से जो उसकी शक्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है, और वह जाके समाप्त होगी किसमें, वृद्धावस्था में, जिसे अपन कहते हैं अंतिम अवस्था, यानी घटते उच्चावच का काल। और मैंने आपको बताया था कि इस स्थान पर आकर जो उत्थित भूखंड है, उच्चावच वाले भूखंड है, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, एक निम्न स्थल वाले भाग में, जिसमें मैं बताया था पेनी प्लेन, बताया था ना आपको फर्स्ट ईयर में, पेनी प्लेन। ये है जो उत्थित भूखंड था वो कट छटकर यानी अपक्षय व अपरदन के प्रभाव से उच्चावच वाला पार्ट घिस घिस कर कट पिट कर वो किसमें, एक समतल मैदान में परिवर्तित हुआ। तो जाहिर सी बात है, चाहे हम बात करें भौतिक अवस्था की, चाहे बात करें हम सांस्कृतिक अवस्था की, हर वस्तु में परिवर्तनशीलता आना आवश्यक है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और यह जो परिवर्तनशीलता है या क्रियाशीलता है, यह एक कालिक अनुक्रम के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें वह क्या करेगी, विकास का कार्य करेगी। विकास के साथ साथ बढ़ता हुआ एक चरण। देखिए उस वाले पार्ट में अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का, जैसे भौतिक वाला पार्ट हो चाहे सांस्कृतिक, यह एक सिद्धांत के तहत कार्य करती है। उत्पत्ति के बाद उसका विकास होता है, और विकास के बाद उसकी समाप्ति हो जाती है। वही पार्ट अपन ने पर्वत निर्माण सिद्धांत के आधार पर पढ़ा था, डेविस बैंक का अपरदन चक्र पढ़ा था। 3 अवस्थाएं आती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था बढ़ते उच्चावच का काल होता है, जिसमें वो विकास ही विकास करता है, डेवलपमेंट की ओर कार्य करता है। प्रौढ़ावस्था में कार्य करने की सीमा रुक जाती है, यह नहीं है कि पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, मतलब कार्य की जो वो बढ़ने की प्रगति का जो कार्य है, यानी क्या कहने का मतलब है, जो विकास की क्रिया है वो ही समाप्त होती है। प्रौढ़ावस्था में जाकर उस चीज का क्षरण होने लग जाता है, और क्षरण की प्रक्रिया वृद्धावस्था यानी अंतिम अवस्था में जाकर बहुत अधिक हो जाती है, और जो उच्चावच वाले पार्ट हैं वो समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये 2 कंडीशन क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता के साथ चलती है। अगर हम आगे बात करें कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है, वो निम्न बेसों पर कार्य करता है।
इसके कितने चरण हैं उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे थे कि इसको परिवर्तनशीलता लाने के लिए कुछ शक्तियां कार्य करती हैं, जिसके कारण किसी भी भौतिक वस्तु में या सांस्कृतिक वस्तु में परिवर्तनशीलता आती है। यानी उसके रूप, गुण, धर्म, हर चीज में परिवर्तनशीलता आती है। इन क्रियाशीलता के लिए प्रमुख कारक हैं, पहला है भौतिक शक्तियां, दूसरा प्रमुख कारक है जैविक शक्तियां और तीसरा है मानव शक्तियां। यानी ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो उस क्रियाशीलता को या परिवर्तनशीलता को बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे हम भौतिक शक्तियों की बात करें, भौतिक शक्ति जिसे अपन प्राकृतिक शक्तियां भी कहते हैं, इनके कारण किसी पदार्थ में परिवर्तनशीलता कैसे आती है, तो ये फैक्टर दिए हुए हैं इनमें। जैसे हम बात करें, पहला है पृथ्वी के ग्रही संबंध, दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, तीसरा है सौर शक्ति और चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। भौतिक शक्तियां, भौतिक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनका प्रमुख संचालनकर्ता स्वयं प्रकृति होती है। यानी जो प्रकृति के द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें परिवर्तनशीलता लाने का कार्य करती है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, नदियां हैं, तो उनमें परिवर्तनशीलता का प्रमुख जो कारक है वो स्वयं प्रकृति है। और जैसे हम बात करें, जैसे पृथ्वी के ग्रही संबंध है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी स्वयं एक क्या है, प्रकृति का पार्ट है। और पृथ्वी जो है, और पृथ्वी से रिलेटेड कौन, उसके ग्रह संबंध। देखिए, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 है। अब हम बात करें, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी कैसी है, अस्थिर है। और अस्थिर की बात स्वयं किसने कही थी, मानव भूगोल के जनक थे फ्रेडरिक रेडजेर, जिनकी शिष्या थी एले चर्चिल सैम्पुल। उन्होंने कहा था मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। तो उनमें दो चीजें बताई थी उन्होंने, मानव का स्वभाव कैसा था, चंचल मानव का, और पृथ्वी कैसी बताई उन्होंने, अस्थिर यानी चलायमान। के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। इन दोनों का पारस्परिक संबंध, यदि मानव निष्क्रिय प्रकृति का होगा, सुस्त प्रकृति का होगा, तो जाहिर सी बात है वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, यानी अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। इसलिए मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, चंचल, क्रियाशील, यानी एक्टिव प्रकृति होना चाहिए। यदि वो एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है वह हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करेगा, यानी हर क्षेत्र में एक नवीन खोज की ओर अग्रसर रहेगा। यदि सुस्त प्रकृति का हुआ तो वो खोज कहां से करेगा। इसलिए मानव को चाहिए कि वह सक्रिय रूप में रहे, और सक्रिय रूप में रहकर इस प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उसे उपलब्ध कराए गए हैं उनका वह भरपूर उपयोग करे, और भरपूर उपयोग करने के बाद वह प्रकृति से जितना लेता है उतना ही प्रकृति को वापस देने का प्रयास भी करे। अब हम बात करें पृथ्वी के ग्रही संबंध के कारण क्रियाशीलता किस प्रकार अपना अहम भूमिका का जो पार्ट है वो अदा करती है। तो देखिए, पृथ्वी स्वयं परिवर्तनशील है, अपने अक्ष पर घूर्णन का कार्य कर रही है, और इससे जुड़े हुए जो ग्रह हैं, इसके और पास के जो भी ग्रह, अच्छा सौरमंडल में 9 ग्रह टोटल। अब
प्रेजेंट में 8 है, क्योंकि जो नवा ग्रह था प्लूटो उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि वो किस प्रकार का था, क्षुद्र ग्रह था। अब हम बात करें, जब पृथ्वी और उससे जुड़े हुए ग्रह उपग्रह वो परिवर्तनशील है, वो निरंतर चलायमान है, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकृति के प्रमुख कारक भी कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। स्वयं पृथ्वी जब परिवर्तनशील है तो उससे जुड़े प्रत्येक पदार्थ जो है या प्रत्येक तत्व जो है वो भी कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। जैसे हम बात करें, ये पृथ्वी का एक पार्ट है, मान के चलो किसी भी क्षेत्र में वहां का एक निश्चित भूभाग हर, यानी कहने का मतलब हरिया कृषि से संबंध है, यानी कहने का मतलब है वह क्षेत्र कृषि के एक भाग के रूप में स्थापित है। मान के चलो अब यहाँ इस कृषि वाले भूभाग को विस्थापित करके यहाँ एक औद्योगिक इकाई का निर्माण कर दिया जाए, तो यहाँ से ये चीज हट जाएंगी, जो पेड़ थे जंगल थे उनको साफ किया जाएगा, क्योंकि औद्योगिक इकाई में इन चीजों का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ से इन क्षेत्रों को हटा दिया जाएगा, औद्योगिक इकाई का निर्माण कर दिया जाएगा, तो यहाँ होगा क्या, विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाई है वो स्थापित हो जाएगी और हरियाली समाप्त हो जाएगी। अब इस हरियाली के द्वारा एक इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि पेड़ पौधे हैं, जंतु है, जानवर है, छोटे छोटे पक्षी है, उनका आवास क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के साथ वो विस्थापित हो जाएंगे। हालांकि ये प्रकृति को एक तरफ तो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन इस सिद्धांत में क्या है कि क्रियाशीलता परिवर्तन है। परिवर्तन में पहले ये क्या था, कृषि का पार्ट था, कृषि से विस्थापित हो, ये वाक्य किसमें आ गया, उद्योगों की इकाई में। बाय द वे आगे चलकर मान लीजिए उद्योगों की इकाई और अधिक बढ़ जाए, धीरे धीरे ये संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाए, तो ये क्षेत्र परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, तो वही पार्ट है। पहला है पृथ्वी की ग्रही संबंध। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, जिसमें लिखा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की अगर बात करें तो पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है, एक तो होती है अंतर्जात शक्तियां और दूसरी होती है बहिर्जात शक्तियां। अंतर्जात शक्तियों का प्रमुख कारक ये होता है कि ये आंतरिक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिन पर, यानी कि जिनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वो अचानक ही उत्पन्न होते हैं। जैसे आंतरिक शक्तियों की अगर हम बात करें, भूकंप एवं ज्वालामुखी। आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग, यानी भूगर्भ के अंदर के भाग में जो अचानक उद्भव हो, अचानक भिन्न शक्तियों के कारण कोई एक नए, कहने का मतलब है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बात करें भूकंप, तो भूकंप कह के तो आता नहीं है कि भाई टाइमिंग दे दी कि इस समय भूकंप आएगा, ये अचानक और आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाली घटना है, ज्वालामुखी है। अब होता क्या है कि भूकंप हुआ या ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जो लावा है वो उद्गार के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आता है और एक नवीन स्थलखंड का निर्माण करता है। अब बाह्य शक्तियां क्या करेंगी, उस पदार्थ को अपक्षय व अपर्दन की क्रिया के द्वारा समतल बनाने का प्रयास करेंगी, और समतल बनाने का प्रयास करने के बाद क्या होगा, और जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो समतल मैदान में परिवर्तित होगा। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी चीज का निर्माण कर रही है, एक ऐसी शक्ति है जो उस निर्मित कार्य को कट छट के एक अलग कार्य में परिवर्तित कर रही है। तो जब इन क्षेत्रों में भी हलचल है, परिवर्तनशीलता है, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। जब तक यह परिवर्तन का कार्य नहीं चलेगा तब तक क्या है कि किसी भी चीज का स्थायित्व प्रदान नहीं हो पाएगा। यानी हर चीज में परिवर्तनशीलता आवश्यक है। परिवर्तन उतनी ही मात्रा में जरूरी है जितनी की वह एक नए आयाम को प्राप्त कर ले। अब अपन कहें
हम ये कहें कि हम इस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि उस क्षेत्र में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो परिवर्तन भी उसी क्षेत्र में हो पाएगा जिस क्षेत्र में उसकी क्या हो, उस कहने का मतलब है संभवता हो, पॉसिबिलिटी। अगर उस क्षेत्र में पॉसिबिलिटी है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है तो हो सकता है, यदि पॉसिबिलिटी नहीं है और उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम कैसा होता है, विपरीत होता है। कुछ भी हो सकता है, या तो परिवर्तन हो जाए या उसका प्रभाव उल्टा हम पर आए। जैसे हम प्रकृति के किसी भी एक पार्ट में परिवर्तन करना चाहें, हम जंगलों को काट के हम सोचें कि यहाँ उद्योगों का निर्माण करते हैं, कहने का मतलब है जो ग्रामीण के लोग हैं उन्हें रोजगार मिले, तो एक तरफ हम रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और वहाँ उद्योगों का निर्माण करवा रहे हैं, दूसरी ओर क्या हो रहा है कि वो जंगल है जो किसमें कट, मतलब जो जंगल वाला पार्ट है, जो वनस्पति वाला पार्ट है, वो किसमें, एक सामान्य एक निर्जन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो उद्योगों के निर्माण के लिए हम जंगलों का विनाश भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार की सुविधा दे रहे हैं। अब होता क्या है कि इससे रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन विपरीत प्रभाव ये है कि इससे जो हरित क्षेत्र है उनमें कमी आती जा रही है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें सौर शक्ति, तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका संचालन करता व नियंत्रण करता स्वयं कौन है, सूर्य है। इस सूर्य की क्रिया के द्वारा ही बादलों का बनना, गर्मी का अत्यधिक पड़ना, इसी के साथ साथ बादलों का बनना, गर्मी का पड़ना, ओस, कोहरा, पाला, ये जो विभिन्न मौसमी संबंधित घटनाएं, जलवायु में परिवर्तन, इसके प्रमुख जो फैक्टर हैं उनका स्वयं संचालन करता कौन है, स्वयं सूर्य है। सूर्य की प्रभावशीलता के कारण इन प्रमुख कारकों में क्या होता है, परिवर्तनशीलता का आना संभव है। जैसे हम बात करें, एक दो तथ्यों के बारे में जरूर ध्यान रखें, एक शब्द है जलवायु और दूसरा है मौसम। जलवायु और मौसम, इन दोनों में क्या अंतर है, जलवायु जो है ये मौसम की दीर्घकालिक अवधि का परिणाम है, जबकि मौसम क्या है, एक अल्पकालिक या लघुकालिक क्या है, मौसम की दशा। मौसम में क्या रहता है, जैसे अपन बात करें जलवायु वाली कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था तो महाद्वीपों के विस्थापन में दो पार्ट आए थे, दो कटिबंधों के, या तो स्थल भाग स्तर रहे होंगे, स्थल भाग स्तर रहे होंगे, जलीय भागों का परिवर्तन हुआ होगा, या जलीय भाग स्तर रहे होंगे, स्थल भागों का परिवर्तन हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि एशिया वाला जो पार्ट है, जब संपूर्ण महाद्वीप आपस में संयुक्त थे और कार्बोनिफेरस काल में इनका जब विभंजन होता है, तो जब ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम ये देखते हैं कि एशिया के उत्तरी पार्ट में ठंड की प्रभावशीलता देखी जाती है, यानी ठंडे प्रदेश देखे जाते हैं। वहीं ऐसी स्थिति हमें कहाँ मिलती है, यूरोप वाले पार्ट में, ठीक है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण क्षेत्र में ये संपूर्ण जो महाद्वीप वाला पार्ट है किसी समय इस वाले पार्ट यानी एशिया वाला जो पार्ट है इसका एक भाग रहा होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तरी भाग है जिसमें जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, हिमालय वाला पार्ट है, ये भी किसका, कार्बोनिफेरस काल के समय इस संपूर्ण महाद्वीप यानी जिसे पेंजिया का था, पेंजिया का ये एक पार्ट था, और इस पेंजिया के चारों ओर क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, जैसे क्या कहा गया था, पैंथालासा सागर। ये तो रहा सौर शक्ति वाला पार्ट। अब है चौथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब ये है कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें तो वह पुनः धरती की ओर लौट कर आती है। तो एक शक्ति कार्य करती है
जिसके द्वारा वह कोई भी पार्ट है वो नीचे की ओर खींचा चला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये पृथ्वी भी इस शक्ति के द्वारा उससे बंधी हुई है। यानी शक्ति में जो प्रमुख कारक है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसके द्वारा पृथ्वी एक स्थान पर टिकी हुई है। और इस पृथ्वी पर यदि वो पृथ्वी टिकी नहीं रहती, चलायमान रहती, तब तो कई घटनाएं घटित हो सकती, लेकिन इस शक्ति के द्वारा ये जगह केंद्रित है और इसके ऊपर विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। मानव है या जंतु जगत है, इस क्षेत्र पर रहकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपादित करता है। अगर अपन बात करें जैविक शक्तियों की, तो जैविक शक्तियों से तात्पर्य है कि इन शक्तियों के प्रमुख कारक जीव जंतुओं के द्वारा, जीव जंतु क्या करते हैं, मृदा की अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। जैसे जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, मृदा के अंदर अपने आवासों का निर्माण करते हैं और आवासों को निर्माण करने के बाद वो क्या है, मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं। अब जैसे वो मृदा के नीचे आवासों का निर्माण करेंगे तो जाहिर सी बात है मृदा के जो कण हो वो टूट जाते हैं। जैसे अपन बात करें, यदि हम किसी वनस्पति को, कोई पेड़ है, उसको जड़ समेत हम उखाड़ दें तो जाहिर सी बात है जो मृदा की जो कण है, मृदा के जो कण है उनका जो संगठन है वो ढीला पड़ जाएगा। अब संगठन ढीला पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की मृदा हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तनशील हो जाएगी। यदि जिस क्षेत्र में हरियाली अधिक है वहां उन क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा का अपरदन बहुत कम होता है, क्योंकि जो पेड़ है, जो वनस्पति है, उस मृदा के कण को संगठित करके रखती है, पकड़ के रखती है। यदि वहां वनस्पति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वहां मृदा का अपरदन सामान्य से अधिक पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति की कमी पाई जाती है, इसलिए वहां क्या होता है, मरुस्थलीकरण अधिक होता है। और मरुस्थलीकरण में क्या होता है, हवाओं के माध्यम से जो बंजर मृदा है वो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में हवा के माध्यम से पहुंच जाती है और उस क्षेत्र की जो भूमि है उसको क्या कर देती है, बंजर युक्त भूमि में परिवर्तित कर देती है। तो जैविक शक्तियों में भी कहने का मतलब है ये ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी के विभिन्न कारकों को प्रभावित करते हैं। और तीसरी है मानव शक्ति। मानव शक्तियों की अगर अपन बात करें तो मानव स्वयं परिवर्तनशीलता का एक प्रमुख कारक है। मानव हर क्षेत्र में परिवर्तन करता है। जब मानव प्रकृति में अपना जीवन यापन कर रहा था और प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर रखा था, तो वह किस प्रकार के वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहा था। तो प्रकृति से विभिन्न प्रकार की प्राप्ति करता था, यहीं से उसे संसाधन मिलते। अब अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वह प्रकृति का उपभोग करता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें बौद्धिक ज्ञान बढ़ता गया तो उसने क्या किया, इस प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन किया और प्राकृतिक वातावरण को अपने हिसाब से परिवर्तित करके सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तित कर दिया। तो सांस्कृतिक वातावरण की जो उपज है वो मानव की अधिक बौद्धिक क्षमता की उपज है। यानी मानव ने अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक उपयोग करके इस प्रकृति में परिवर्तन करके और एक नए वातावरण का निर्माण कर दिया, और वातावरण कहलाया सांस्कृतिक वातावरण। अब जाहिर सी बात है कि मानव जब क्रियाशील रूप में रहकर इसमें परिवर्तन कर सकता है तो वह अपने क्षेत्र में परिवर्तन क्यों नहीं करेगा। इसीलिए जो सिद्धांत है वो बार बार क्रियाशीलता यानी परिवर्तनशीलता को व्यक्त करती है। यानी परिवर्तन होना अति आवश्यक है, और परिवर्तन का स्वयं जो कारक है वो स्वयं कौन है, मानव है। प्रकृति तो एक निश्चित समय के हिसाब से परिवर्तन करती है, लेकिन मानव हर क्षण परिवर्तन करता है। मानव हर क्षेत्र को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। अब पहले क्या था कि प्रकृति सर्वे सर्वा होती थी और मानव उसके नियंत्रण में था,
लेकिन अब मानव अपने आप को ये सोचता मैं ही संचालन करता हूँ, मैं ही इस पृथ्वी का नियंत्रण करता हूँ, तो उसका परिणाम प्रकृति के द्वारा उसे भुगतना पड़ गया। इन तीनों के अध्ययन के बाद अब इनका कंक्लूजन आता है कि परिवर्तन की सार्वभौमिकता। परिवर्तन की सार्वभौमिकता। परिवर्तन की सार्वभौमिकता का मतलब है कि परिवर्तन होना अति आवश्यक है। वह परिवर्तन किन क्षेत्रों में होता है, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, परिवर्तन होना अति आवश्यक। और परिवर्तन ये जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हर क्षण चलता रहे। हर चीज के एक निश्चित दायरे होते हैं जिन पर रहकर हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। हम परिवर्तन कहते हैं कि जरूरी है, लेकिन इतना भी परिवर्तन जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को बदल कर रख दें। हर चीज की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित दायरा रहता है। निश्चित सीमा में रहकर हम लोग